हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 8वां चैप्टर चल रहा था विनिर्माण उद्योग, और उसमें हमने भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको हमने पहले बता दिया है ऑफलाइन क्लास के अंदर। सूती वस्त्र उद्योग के बाद में हमने आपको चीनी वस्त्र उद्योग के बारे में भी बता दिया था। उसके बाद में चीनी उद्योग की अवस्थिति के बारे में भी बता दिया और पेट्रो रसायन उद्योगों के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे ज्ञान आधारित उद्योग की। बच्चों, ज्ञान आधारित उद्योग, तो देखिए ज्ञान आधारित उद्योग का मतलब क्या होता है। ज्ञान आधारित उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग जो ज्ञान पर आधारित होते हैं, इस पर ज्ञान आधारित होते हैं, ज्ञान पर, जिसमें टेक्नोलॉजी आती है। इसके अलावा नई तकनीक आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो देखिए बच्चों, ज्ञान आधारित उद्योग, अवगम प्रौद्योगिक उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। अवगम प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जो नई तकनीक है, नई प्रौद्योगिकी है, उसकी उन्नति ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला, यानी अर्थव्यवस्था में चेंजेज किया है। सूचना औद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए कई नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। बहुत सारी नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग, जहां सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर काम में आते हैं, वह सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हुए सेक्टरों यानी क्षेत्रों में से एक है। सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, जो बिजली से चलने वाले पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर उत्पादन से आगे बढ़ गया है। भारत सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स यानी उद्योग, सॉफ्टवेयर वाले जो जिनमें सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, वो बनाए गए हैं। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। यानी भारत में अब सॉफ्टवेयर उद्योग अच्छे अच्छे उत्पाद उपलब्ध करा रहा है, जिससे उसको असाधारण, जिसके हम नॉर्मल नहीं कह सकते, यानी एक स्पेशल प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने, बहुत अधिक संख्या में जो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। यानी उनकी गुणवत्ता की मिसाल दी जा रही है अब। यदि इस गुणवत्ता के कारण भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपने उत्पाद तैयार किए हैं। अवगम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो नई नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र है उसमें कार्य करने वाली अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र अथवा अनुसंधान विकास केंद्र जो हैं, वो सब हमारे भारत में है। यानी विदेश की कंपनियां हों या इंडिया की कंपनी, उन सब के या तो विकास केंद्र हों या अनुसंधान केंद्र हों, वो सब भारत में हैं। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है और प्रतिवर्ष लगभग दोगुना हो रहा है। यानी रोजगार का सृजन बढ़ता जा रहा है और ये लगभग दोगुना होता जा रहा है हर वर्ष। अब आता है बच्चों भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास। तो देखिए बच्चों, हमारे भारत की नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में। पहले ही बता दूं बच्चों, इस चैप्टर में से आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा। तो इस संदर्भ में हम इसको ढंग से समझेंगे। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे, क्या थे? पहला था कि अब तक जो प्राप्त किए गए लाभ हैं, उन लाभ को बढ़ाना है। जो अब तक प्राप्त किए गए थे उनकी मात्रा बढ़ानी है। इसमें विकृति यानी जो भी डिफेक्ट है या कमी, उनको दूर करना। उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना है। स्वपोषित यानी स्वयं द्वारा जो रोजगार में लाभ की वृद्धि हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। जो विश्व स्तर पर जो कंपटीशन हो रहे हैं, उसको प्रतियोगिता प्राप्त करना है। इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय निम्न है। पहला है, जो उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था आसानी से मिल जाती है, उसको समाप्त करना। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था समापन।
दूसरा है विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश, जो विदेशों की टेक्नोलॉजी है उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाए, उनका निःशुल्क प्रवेश करना चाहिए। तीसरा है विदेशी निवेश नीति, यानी विदेशों में निवेश करने की नीति बनाई जाए। चौथा है पूंजी बाजार में अभिगम्यता, जो पूंजी बाजार है जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है, ऐसे बाजार में अभिगम्यता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए हमारी, खुला बाजार होना चाहिए। छठवां है प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन होना चाहिए, यानी प्रावस्था का मतलब होता है अवस्था पूर्वक, एक स्टेप बाय स्टेप जो निर्माण कार्यक्रम है उनका उन्मूलन होना चाहिए। और औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण होना चाहिए, जो औद्योगिक उद्योगों की अवस्थिति यानी स्थिति का जो कार्यक्रम है उसमें उदारीकरण की नीति अपनानी चाहिए। नीति के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है। तो देखिए बच्चों, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़कर से सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई है। जो औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था है भारत में नई औद्योगिक नीति के तहत 6 उद्योगों को छोड़ करके सबको समाप्त कर दिया है। साथ ही 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर कितनी रह गई है? 4 रह गई है 1956 से। जो सरकारी सेक्टर के क्षेत्र के सुरक्षित उद्योग थे वो 17 से घटकर 4 रह गए हैं। परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग परमाणु शक्ति विभाग की सूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ, जो विनिर्दिष्ट पदार्थ होते हैं जो यूज में होते हैं अथवा रेलवे सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत बने रहे, यानी ये उद्योग जो हैं ये इसमें बने रहे सार्वजनिक सेक्टर में, सरकारी उद्योग में। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया है। कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कही है इस उद्योग की या इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत। संपत्ति देहली, जिसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं, की सीमा समाप्त कर दी गई है और बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है। यानी बिना लाइसेंस के कोई भी पूंजी लगाएगा तो उसकी आवश्यकता नहीं रही है। उन्हें केवल क्या करना है, निर्धारित तो एक आरूप होता है, उसमें दिया गया विवरण प्रमाण पत्र होता है, उस विवरण पत्र में जमा करने की आवश्यकता होती है अपनी पूर्ति भरने के लिए। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए सीधा विदेशी सीधा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, एफडीआई, घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है। यानी सीधा हम विदेशों में निवेश कर सकते हैं और विदेशी का निवेश अपने देश में करवा सकते हैं। तो ये एफडीआई के तहत होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। एफडीआई घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को जिस तकनीकी उन्नयन, यानी जो टेक्नोलॉजी उन्नति है, वैश्विक प्रबंध कुशलता और व्यवहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान द्वारा लाभ प्रदान करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ। विदेशी निवेश का मतलब होता है जो विदेशों से पैसा आ रहा है या कंपनी आ रही है अपने देश में स्थापित करने के लिए अपना कोई भी उद्यम, तो उसका उदारीकरण हुआ है तथा सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग तक पहुंच की सहमति दे दी है। विदेशी कंपनी हमारे देश में आ सकती हैं, ये एक उदार भाव हमारे देश ने अपनाया है जिसी को उदारीकरण कहते हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधी नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की है। पर्यावरणीय कारणों से बड़े शहरों में या उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया है। यानी उन्होंने कहा है कि जो उद्योग हैं वो ज़्यादातर पर्यावरणीय कारणों से बड़े शहरों में या उनके निकट उद्योगों की स्थिति को प्रभावित किया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बड़े शहरों के आसपास ही लगाए जाए। औद्योगिक नीति में उदारता घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों ही व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखाई गई है। औद्योगिक नीति में क्या है, उदारता जो है वो घरेलू और बहुराष्ट्रीय, यानी एक तो है अपने देश की कंपनी, एक होती है विदेशी कंपनी जो व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखाई गई है। नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया है। इन सभी छूटों के बाद भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आशाओं के अनुकूल नहीं था। यानी सभी प्रकार की छूट देने के बाद में ये जो विदेश डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आशाओं के अनुकूल, जो जैसा हम सोच रहे थे ऐसा अनुकूल नहीं था। स्वीकृत और वास्तविक विदेशी निवेश प्रत्यक्ष निवेश जो एफडीआई में बहुत अंतर था। यद्यपि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ रही है, इस निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उपकरण और खाद्य व दुग्ध उत्पादकों में लगाया जा चुका है। अब आता है बच्चों वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकृत करना, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था है उसको पूरे संपूर्ण विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को सुविधापूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। यानी श्रम भी है, पैसा भी है, संसाधन भी हैं, ये सभी स्वतंत्रतापूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं घरेलू और बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए। बाजार प्रक्रिया के व्यापक उपयोग और विदेशी निवेशकों और तकनीकी पूर्तिकारों के साथ प्रभावी संबंध को सुसाध्य बनाकर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना है। भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण का अर्थ देखिए तो सबसे पहला है, भारत में जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध करा करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना है। यानी अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए छूट देनी है। दूसरा है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे जो प्रतिबंध और बाधाएं उनको ख़त्म करना। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशी कंपनी कहते हैं उनको, तो वो विदेशी कंपनियों को आने के लिए उसमें छूट देनी है और जो बाधाएं आती हैं उनको ख़त्म करना है। तीसरा, भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना। यानी अपने देश में विदेशी कंपनियां आ रही हैं तो अपने देश की कंपनी और विदेशी दोनों ही सहयोग से अपना कार्य मतलब खोलने की अनुमति है उद्योग, और उनके सहयोग में विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। चौथा है, पहले जो शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम को क्रियान्वित करना और तब आयात करों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे नीचे लाना। जो पहले आयात कर होते थे खरीदने पर शुल्क, वो उसको कम करना है। इसके अलावा पांचवा है निर्यात प्रोत्साहन। जो बेचने को प्रोत्साहन के लिए एक वर्ग के बजाय निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय दर व्यवस्था को चुनना है। विनिमय दर यानी अधिक से अधिक आदान प्रदान करना, उसको चुनना है। अब आता है बच्चों भारत के औद्योगिक प्रदेश। देखिए भारत के औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। देखिए औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें उद्योगों का विकास होता है और बहुत सारी इंडस्ट्री एरिया होता है। पूरा औद्योगिक क्षेत्र होता है वो, जिसमें उद्योग स्थापित होते हैं। ठीक है, तो देश में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है, समान नहीं है, सभी जगह एक जैसे उद्योग नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थित कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर ही केंद्रित हो जाते हैं। और इसके बाद उद्योगों के समूहों को पहचानने के लिए कई सूचकांक यानी कई नियम हैं, उनका उपयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख हैं। सबसे पहला है कि औद्योगिक इकाइयों की संख्या। किसी भी औद्योगिक प्रदेश में उद्योगों की इकाइयाँ होंगी, ठीक है, तो उनकी संख्याओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा है औद्योगिक कर्मियों की संख्या, जो उद्योगों में लगे हुए मजदूर हैं उनकी संख्या। तीसरा है औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा, यानी जो उद्योगों में ऊर्जा जैसे कोयला है, बिजली है, इन शक्ति की मात्रा है, यानी इन ऊर्जा के संसाधनों का कितना मात्रा में यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, उसकी मात्रा को देख करके। चौथा है कुल औद्योगिक निर्गत, यानी आउटपुट, कुल उत्पादन कितना है। उद्योगों से जो उत्पादन हो रहा है वो टनों में हो रहा है, 1000 टन, लाख टन, तो उनमें हो रहा है, तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये औद्योगिक प्रदेश है। पांचवा है उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य। जो उत्पादन प्रक्रिया में जो मूल्य होता है या उत्पादन प्रक्रिया के बाद में जो वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, उस मूल्य को देख करके हम बता सकते हैं या जान करके हम बता सकते हैं कि औद्योगिक प्रदेश है। देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का सविस्तार विवरण आगे प्रस्तुत चित्र संख्या 8.13 में दिया हुआ है, तो उसको हम देख सकते हैं बच्चों। 8.13 में इसमें दिया हुआ है ये, तो देखिए औद्योगिक प्रदेश और जिले। तो सबसे पहले मुख्य औद्योगिक प्रदेश भारत के,
तो ये मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो हैं बच्चों 8 हैं हमारे संपूर्ण भारत में। जो बगल में एक नक्शा दिया हुआ है उस नक्शे में, यानी नीचे वाले नक्शा दिया हुआ है उसमें हम देख सकते हैं इन 8 प्रदेशों को। पहला है मुंबई पुणे प्रदेश, ये महाराष्ट्र में है। दूसरा है हुगली प्रदेश, ये पश्चिम बंगाल में है। तीसरा है बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, ये कर्नाटक और तमिलनाडु का प्रदेश है। चौथा है गुजरात प्रदेश, जो गुजरात में है। पांचवा है छोटा नागपुर छोटा नागपुर प्रदेश, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में है। और छठवां है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में है। सातवां है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश, जो दिल्ली के आसपास वाला एरिया पूरा ये इसमें आता है। और आठवां है कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, जो कि केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र है। इसी प्रकार बच्चों लघु औद्योगिक प्रदेश 13 दे रखे हैं, छोटे छोटे, इनसे छोटे हैं, जैसे अम्बाला अमृतसर। दूसरा है सहारन मुजफ्फर बिजनौर। तीसरा इंदौर देवास उज्जैन। चौथा है अजमेर जयपुर अजमेर प्रदेश। पांचवा है कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़। छठवां है उत्तरी मालाबार। सातवां है मध्य मालाबार तट। आठवां है आदिलाबाद निजामाबाद, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नवा है इलाहाबाद वाराणसी मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश वाला है। 10वां है भोजपुर मुंगेर बिहार में। 11वां है दुर्ग रायपुर छत्तीसगढ़ वाला है। 12वां है बिलासपुर कोरबा, ये भी छत्तीसगढ़ झारखंड वाला क्षेत्र है। 13वां है ब्रह्मपुत्र घाटी असम वाला क्षेत्र है। इसके बाद में बच्चों देखिए औद्योगिक जिले दे रखे हैं 15 जिले जो उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। कानपुर है, हैदराबाद है, आगरा है, नागपुर है, ग्वालियर है, भोपाल है, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर, बरेली, ये 15 औद्योगिक जिले हैं बच्चों, इसमें हम देख सकते हैं। तो ये सभी औद्योगिक प्रदेश के हिस्से हैं। इसमें हम देख सकते हैं बच्चों ये बड़े बड़े मुख्य औद्योगिक प्रदेश ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं इस मैप में। हम इसमें से देख करके मैप में भर सकते हैं पूरे एरिया को, कौन सा एरिया कहाँ पर है। इसके बाद में बच्चों मुंबई पुणे वाला औद्योगिक प्रदेश जो है इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।